नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 1 और दूसरे चरण में 3 सीटों पर मतदान हुआ था। तीसरे चरण में कुल 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। बीजेपी और कांग्रेस का पूरा जोर अब इन 7 सीटों पर है। ये कोर जहां बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड बरकरार रखने और उनमें सुधार करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी भाजपाई सीटों को हथियाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी के नेताओं के मुताबिक तीसरे चरण की सरगुजा, दुर्ग, कोरबा जैसी सीटों पर कांग्रेस के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। इस बार चुनाव में कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारकर भाजपा के समक्ष काफी चुनौती पेश की है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस का यह दांव कितना कामयाब होता है। आज इन्हीं 7 सीटों पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं सत्ते पे सत्ता। हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से रोचक मुकाबला दिख रहा है। 7 सीटों में होने वाले मतदान में हाई प्रोफाइल सीट रायपुर है। यहां से बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल और कांग्रेस के विकास उपाध्याय के बीच मुकाबला होना है। वहीं दुर्ग में बीजेपी से विजय बघेल और कांग्रेस के राजेंद्र साहू हैं। अगर बात कोरबा से करें तो बीजेपी की सरोज पांडे बनाम कांग्रेस की ज्योत्सना महंत के बीच दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। बाकी बची सीटों में बिलासपुर में बीजेपी की तरफ से तोखन साहू और कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ रायगढ़ में राधेश्याम राठिया और मेनका देवी सिंह यहां पर मुकाबला है। जांजगीर में कमलेश जांगड़े और शिव कुमार डहरिया, सरगुजा में चिंतामणि महाराज और शशि सिंह के भाग्य पर 7 मई को फैसला होगा। लेकिन अपनी तैयारियों के बारे में और जीतने के बारे में क्या कुछ कहते हैं नेता नितिन नवीन, बीजेपी प्रभारी, आइए सुनते हैं। का जो वातावरण है, कहीं न कहीं आज मोदीमय वातावरण दिख रहा है और पूरे वातावरण में विष्णुदेव साय जी के काम और मोदी की गारंटी लोगों के जुबान पर है। और कहीं न कहीं मैं कह सकता हूं कि पहली बार छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कीर्तिमान रचेगा और 11 की 11 लोकसभा सीटें कमल के रूप में नरेंद्र मोदी के झोली में जाएंगी। आज हम लोगों ने सभी लोकसभाओं का भ्रमण किया है। सभी लोकसभा में कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के बीच में जो वर्किंग हो रही है उसका फीडबैक लिया है। माहौल है तो कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जिस प्रकार से 2023 में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला था, उससे कहीं अधिक समर्थन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भूपेश के भ्रष्टाचार आज भी लोगों के जुबान पे है और जो सरकार उन्होंने चलाई, यहाँ के चरणदास महंत हो या जिस प्रकार के लोग हैं उनके साथ, आप देख सकते हैं कि सारे वो लोग हैं जिन्होंने करप्शन में शागिर्द बने रहे भूपेश के, चाहे वो शिव डहरिया हो, चाहे वो चरणदास महंत हो, जनता उनको जवाब देने को खड़ी है। राजनीतिक दलों के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी गुड़ा भाग लगा रहे हैं। पहले 2 चरण का मतदान किसके पक्ष में हुआ? भाजपा को खास तौर पर इस बात की चिंता सता रही है कि जिन क्षेत्रों में उसके विधायक हैं वहां अपेक्षानुरूप वोटिंग नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस इस बात को लेकर खुश है कि उसके विधायकों के क्षेत्र में खास मतदान हुआ है। आमतौर पर मतदाताओं का अपेक्षित रवैया सत्ता के पक्ष में माना जाता है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कांग्रेसी विधायक वाले क्षेत्रों में ज्यादा मतदान बीजेपी के लिए चिंता की वजह जरूर बन रहा है। अब 2 चरणों की वोटिंग के बाद तीसरे चरण में 7 सीटों पर मतदान होना है और 2 दल इसके लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं और उनमें से तो एक बीजेपी और दूसरी जो है वो है कांग्रेस। दीपक बैज क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते। फिर भी कह रहा हूं आज आपको कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में इस समय 2024 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। फिगर बता सकते हैं? मैं बता रहा हूं, वो तो 11 बोल रहे हैं। फिगर का आकलन तो जनता ने तय कर लिया है, मुझे बोलना ठीक नहीं है। जनता ने तय कर लिया और इस समय कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। फिगर जनता ने तय कर लिया है। वास्तव में फिगर बनाना और बिगाड़ना जनता के हाथ में ही है। और ये बात तो उन्होंने बहुत अच्छी कही
क्योंकि फिगर जनता के हाथ में है। उन्होंने तय कर लिया है किसे बनाएंगे और किसका फिगर बिगाड़ेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर 2 चरणों के मतदान के बाद तीसरे चरण में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं। तो इसके लिए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश अग्रवाल जी, प्रवक्ता बीजेपी, जावेद खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और कौशल स्वर्णवेर, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत दिनेश अग्रवाल जी आपसे। बीजेपी प्रवक्ता हैं। 2 चरणों के मतदान हो गए हैं। जहां बीजेपी के विधायक हैं वहां पर सुस्त मतदान हुआ है, वहीं पर जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां पर तेज मतदान हुआ है, ज्यादा मतदान हुआ है। ऐसे में परेशानी क्या है? सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, मतदान है, ये मतदान है, कहीं कहीं क्षेत्र और मतदान भी होते हैं। मैं अभी कोरबा के दौरे में हूँ और कोरबा की भौगोलिक स्थिति देख रहा हूँ। रायपुर की स्थिति और कोरबा की स्थिति में अंतर है। आप मनेनगढ़ चिरमिरी के एरिया में मरवाही क्षेत्र में चले जाएंगे तो दूरस्थ अंचल में लोग रहते हैं, उनको आने जाने में बहुत परेशानियां होती है, इसलिए कहीं ज्यादा कहीं कम मतदान होता है। इससे जीत हार से देखना बहुत ही सही नहीं। मतदान हो रहा है, आवाज आ रही है उसको। ये मतदान हो रहा है कांग्रेस की भ्रष्टाचार के खिलाफ, मोदी की गारंटी के पक्ष में। हमारे भूपेश बघेल जी जिस हिसाब से इस प्रदेश को गोबर घोटाला और दारू घोटाला, कोयला घोटाला और पूरे घोटालों का गढ़ बना दिए थे। आप हम सब ने देखा है कल राधिका खेड़ा जी जो ये कांग्रेस की प्रवक्ता है उसके साथ कितना गलत सलूक हुआ है। महिलाएं इनको वोट नहीं देने वाली है, क्योंकि जब ये अपनी पार्टी की महिलाओं की इज्जत नहीं कर पा रहे हैं तो ये दूसरों की क्या इज्जत करेंगे। दूसरी ओर देखेंगे तो शायद सरकार की गारंटी थी 1000 रुपए महतारी वंदन योजना को देने की। हमारी तीसरी किस्त जा चुकी है और इस प्रदेश की जनता देख रही है चहुमुखी विकास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास जो ये रोक के रखे थे, गरीब होने का ढोंग रखाते थे, आज गरीबों को अगर प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं ना तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आप हम सब ने देखा है ये चुनाव है राष्ट्रहित पे। पहले कितने बम ब्लास्ट होते थे देश में, आज 9-10 साल में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुए। ये है चौकीदार की जागरूकता, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री चौकीदार है और जाग रहा है। और ये भ्रष्टाचारियों को, भ्रष्टाचार करने वालों को जेल की आवाज आ रहा है। ईडी आईटी की कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनने जा रहा है। और ये कांग्रेसी सिर्फ विधवा विलाप कर रहे हैं, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने जब इस देश पे राज किया है 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, न जाने कितने घोटाले किए। ये चुनाव है मेरे बस्तर के आदिवासियों का, जिसको सीधे साधे लोगों को नक्सलवाद का गढ़ बना दिए थे। आज मेरा बस्तर का आदिवासी नक्सलवाद झेल रहा है। 70 साल में इन्होंने नक्सलवाद किया, आतंकवाद दिया, मेरे सिख भाइयों का नरसंहार किया, हिंदू मुस्लिम के दंगाएं कराए। आज एक भी देश में दंगा नहीं होते, और दंगा होता है तो बुलडोजर चलता है। जिनका इतनी सारी विशेषताओं के बाद जहां बीजेपी के विधायक हैं वहां पर मतदान सुस्त हुआ है, क्या कहेंगे आप? क्या ये चिंता का विषय नहीं है बीजेपी के लिए? नहीं, मतदान ज्यादा होना कम होना निसंदेह लोकतंत्र में मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, बात को हम भी होते। लेकिन मैंने फिर बताया, जैसे आप जाएंगे मनेनगढ़, भरतपुर, सोनहट के कोटाडोल, जनकपुर एक क्षेत्र है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति में देख रहा हूँ, वहाँ पहुंचने में हमको 1 दिन लगते हैं। नदी नाले पहाड़ सब पैदल पार करके जाना पड़ता है। ऐसे भी क्षेत्र है, ठीक, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल रही हैं, अनुकूल नहीं रही हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत कम हुए हैं। लेकिन जहाँ पर ठीक है हम आएंगे आपके पास। मैंने क्षेत्रवार बोला, जी ठीक, दूरस्थ अंचलों की प्रतिकूलता को बताया। ठीक है हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ जावेद खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस।
बीजेपी के विधायक जहां हैं वहां सुस्त मतदान, और जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां तेजी से मतदान, कुछ ज्यादा ही। क्या कहेंगे आप? कुछ मुस्कुराहट तो आई होगी कांग्रेस के चेहरे पर, उनके वोटों पर। जी नमस्कार देवेंद्र जी, आपको, नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के उस बयान को भी सुन रहा था और अभी आपके हमारे इस डिबेट में शामिल प्रवक्ता के भी बयान को मैंने सुना। मेरा सवाल तो सबसे पहले यही है भारतीय जनता पार्टी से कि आपके अगर सांसद बहुत अच्छा काम करते थे तो 9 में से 7 की टिकट क्यों काटी गई? एंटी इनकम्बेंसी थी इसलिए काटी गई ना। दूसरा मेरा यह सवाल है कि 4 सीटों पर मतदान हो चुका है, भारतीय पार्टी के वो प्रत्याशी कहाँ है? किन सीटों पर चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि ये पिटे हुए घोड़े हैं, इनको अगर दूसरे क्षेत्र में भी लेकर के जाएंगे तो इनकी वजह से वो भी पिट जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज बात, देखिए, मोदी की गारंटी की बात होती है। मैं आपको मोदी की कुछ गारंटियां बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक सकारात्मक व्यक्ति हूं और हमारी पार्टी सकारात्मक चुनाव लड़ती है, आरोप प्रत्यारोप के चुनाव नहीं लड़ती। हम तो सिर्फ सकारात्मक चुनाव लड़ते हैं। सकारात्मक बात बताना चाहता हूं जी, जल्दी से। 2014 में जो इनका मैनिफेस्टो आया था, उसमें पेज नंबर 5 में इन्होंने लिखा था एक टास्क फोर्स बनाएंगे और विदेशों से काला धन लेकर के आएंगे। वो टास्क फोर्स कहाँ गई? काला धन तो नहीं आया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जरूर आ गया। उसी मैनिफेस्टो में पेज नंबर 6 में यह लिखा था कि रुपया को मजबूत करेंगे। 54 रुपया का रुपया 86 रुपया पहुंच गया। रुपया कितना मजबूत हुआ अब आप खुद सोचिए। पेज नंबर 8 में लिखा था नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करेंगे। आज मणिपुर की क्या हालत है पूरा देश जानता है। पेज नंबर 15 में लिखा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक स्मार्ट सिटी दिखा दें ये, मैं मान जाऊं। पेज नंबर 15 में ही लिखा था कि 100 जिलों को गरीबी से मुक्त कर देंगे, उस पे काम करेंगे। एक जिला बता दें ये कि गरीब मुक्त हो गया है। 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर निर्भर कर दिए ये। पेज नंबर 28 में लिखा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज किसानों की आय 32 रुपए से घट करके 27 रुपए प्रति किसान प्रति दिन हो गया है। ये इनकी स्थिति है। उसी तरह रोजगार की ये बात करके आए थे कुशवाहा जी। सीएमआई की आंकड़ा कहता है कि 2016 में आईटी सेक्टर में 51 करोड़ रोजगार थे, जो 2023 आते आते तक घट करके 30% घट गए और वो 36 करोड़ ही बच गए। मई 2020 में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी गई। जून 2021 में 1 करोड़ लोगों की नौकरी गई। मई 2023 में 6% लोगों की नौकरी गई। आज देश इनसे पूछ रहा है मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे या हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ेंगे, या भैंस पर चुनाव लड़ेंगे, या मंगलसूत्र पर चुनाव लड़ेंगे, या डरा करके वोट मांगने पर चुनाव लड़ेंगे। अरे 370 का ढिंडोरा पीटने वाले जम्मू कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे, भाग गए वहां से। वो बात कर रहे हैं मोदी जी की। चलिए, जो बेरोजगारी का ब नहीं बोल सकते, महंगाई का म नहीं बोल सकते, महिला सुरक्षा का सब नहीं बोल सकते। अभी प्रवक्ता कह रहे थे राधिका खेड़ा जी की बात। मैं इनको चैलेंज करता हूं, प्रज्वल रेवन्ना के बारे में कह के बताए, जो 400 महिलाओं का बलात्कारी है, जो भाग गया। एक सांसद जब देश छोड़ करके जाता है तो उसे रिपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे ही एक सांसद देश छोड़ करके नहीं भाग सकता, नहीं निकल सकता। मोदी जी ने उसे भगा दिया। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आएंगे हम, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। शायद इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं, और जहां विधायक आपके जीते हैं वहां पर मत प्रतिशत ज्यादा है, तो शायद इसीलिए मत प्रतिशत ज्यादा है। शायद आप यही कहना चाहते हैं। हम आएंगे आपके पास भी दिनेश अग्रवाल जी, लेकिन बारी जो है वो कौशल स्वर्णवीर वरिष्ठ पत्रकार की है, और ये हमारे साथ हैं। आप दोनों को बहुत ही धैर्य से इन्होंने सुना है। क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में जो पिछले 2 चरणों में मतदान हुए हैं, उनका जो एनालिसिस किया जाए
कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों वाली सीटों के परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है आपको? के चुनाव की बात है छत्तीसगढ़ में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और आप देखेंगे जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई है, जिस तरह आपने वोटिंग परसेंटेज की बात कही है, निश्चित तौर पर जो वोटिंग का जो प्रतिशत है बस्तर में आप देखेंगे तो बस्तर में थोड़ा सा वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन बाकी जो तीनों लोकसभा सीटों पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ही अंतर है। तो कहीं कहीं जब वोटिंग प्रतिशत नेट टू नेट हो या थोड़ा बहुत बढ़े तो निश्चित तौर पर जो सत्ताधारी दल है उसके लिए चिंता का विषय हो जाता है कि मतदाता आखिर किसकी ओर जा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनको ये पता चल जाता है जो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है और जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनको ये आभास हो जाता है कि मतदाता ने उनके पक्ष में मतदान किया है कि उनके विपक्ष में। और यही वजह है कि जो 4 लोकसभा सीटें जिनमें 2 चरणों के मतदान हुए हैं वहां पर छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे मुकाबला कठिन है। और ये दोनों ही दल निश्चित तौर पर दावे कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 11 सीट जीतेंगे, कांग्रेस कह रही है कि पिछले चुनाव से अधिक सीट जीतेंगे, लेकिन अभी जो 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो दोनों ही दल ये कह पाने की स्थिति में नहीं कि कौन जीतेगा, क्योंकि वहां पर मुकाबला कठिन दिख रहा है। और जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं और जिस तरह का वोटिंग प्रतिशत की जो बात आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल के लिए सोचने वाली बात है कि आखिर सरकार में होने के बाद, डबल इंजन की सरकार होने के बाद जहां पर उनके विधायक है वहां पर आखिर वोटिंग प्रतिशत कम क्यों हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी चिंता के विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है उनके पीछे मंथन भी हुआ कि आखिर किस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई। और यही वजह है कि आप देखेंगे जब तीसरे चरण का चुनाव प्रचार थमने को मात्र 24 घंटे बचे हैं, लगातार आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं और सभाएं हो रही है और पूरी ताकत उन्होंने लगा दी है कि जो 7 लोकसभा सीटें जहां पर तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान होना है वहां पर हम इस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो निर्मित नहीं, क्योंकि देखेंगे जांजगीर आप देखेंगे वहां पर एक भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, लेकिन बाकी जगहों की स्थिति मौजूद है। लेकिन जिस तरह की स्थिति आप देखेंगे यदि 11 की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दौरा हो रहा है और मुकाबला इस बार वाकई में कठिन कुछ सीटों पर दिख रहा है। और जो 11 की 11 स्वीप करने की बात है या कांग्रेस की ओर से अधिक सीटें जीतने की बात करें, दोनों ओर से यह कह पाना कठिन है क्योंकि मतदाता इस बार खामोश है। पिछले बार की तरह जो लहर दिख रही थी उस तरह की लहर इस बार दिखाई नहीं पड़ रही। पिछली बार की तरह लहर दिखाई नहीं पड़ रही है। दिनेश अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे और साथ ही साथ एक और सवाल भी लेते जाइएगा कि पिछली बार की तरह इस बार लहर दिखाई नहीं दे रही है, ये भी खतरे की घंटी है, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा है। तो इसका भी जवाब देते ही जाइएगा और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे जी, अपना पक्ष रखिए जल्दी से। सबसे पहले तो मैं भैया का जवाब देना चाहूंगा, लहर नहीं आंधी चल रही है, राम मंदिर का लहर चल रहा है। और रही बात मेरे जावेद भाई जो बात कर रहे थे उनको बताना चाहूंगा की बात कभी ये करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रदेश का देश का विकास तभी होगा जब शिक्षा, स्वास्थ्य और की सुविधाएं बढ़ेगी। तो मैं गर्व से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जहाँ 2014 के पहले 7 एम्स थे, हमने 22 एम्स बनाए। बात करेंगे रेल नेटवर्क की, अगर बिजली का रेलवे का नेटवर्क था 20,000 किलोमीटर, आज हमने पूरे रेल के नेटवर्क को बिजली से जोड़ दिया है। और बात करेंगे सड़क की, इनके शासन में पर डे 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे और वो से बोलते हैं 45 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवे बना रहे हैं। इनके ये बात कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान, एक गरीब का सपना होता है उसको रोटी, कपड़ा, मकान मिले। तो आपको बता देता हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना हमने लाई थी, गरीबों के लिए छत दिया है, उनको खाने के लिए 80 करोड़ को मुफ्त राशन दिया है। और रही बात कपड़े की, तो आज रोजगार के कितने अवसर बने हैं। इनके राज में हम हथियार खरीदे से आज गर्व से कहता हूँ कि हम हथियार हैं। ये है मोदी जी का सीना, इनके राज्य में सेना के जवानों के हाथ तक काट दिए जाते थे, आज आपने हम सबने देखा है अभिनंदन जैसे को हमने बॉर्डर से बाइक बरी करवा के लाया था। ये है कंपनी का सीना। और सुन लीजिए राम मंदिर
मंदिर के नाम से इन्होंने कार सेवकों को गोलियों से भूनवा दिया था। हमने राम मंदिर का मुद्दा ही खत्म कर दिया जिसको इन्होंने बना के रखा। ये वही हिंदू विरोधी चेहरे हैं जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़ा किए थे। ये वही हिंदू विरोधी चेहरे हैं जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकराया था। आपने जांजगीर की सभा को सुना है, इनके मल्लिकार्जुन कहा था और शिव की लड़ाई राम से है। ये हम धर्म के प्रति नहीं बोलते, धर्म के प्रति बोलते हैं। कहां से शिव और राम आ गए? ये हिंदुओं का मतलब ये हिंदू विरोधी चेहरे हैं, ये सभी जी हिंदू विरोधी चेहरे हैं। मतलब ये कि मुस्लिमों के पक्षधर हैं, ये मान सकते ये एक विशेष समुदाय का वोट चाहिए इनको जी। ये विशेष समुदाय का वोट पाने के लिए हमेशा हिंदू समुदाय को आघात पहुंचाते आए हैं। कश्मीर का जो कांड है, सुन लीजिए भाई साहब, इनके बात का जवाब दूंगा। कश्मीर को भारत से काट दिया था 370 लाके, हमने 370 धारा हटाने का काम किया। ये बात कर रहे हैं मणिपुर पे। जब मणिपुर पे डिबेट करने के लिए अमित शाह जी संसद में तैयार होते हैं, भाग जाते हैं, अपना भगवाना चेहरा लेके आते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। जवाब देने दीजिए। संदेश खाली पे बात नहीं करते क्या? संदेश खाली की मेरी बहन नहीं है, लेकिन इनको दर्द होता है। ये बात करते रोजगार की, इन्होंने क्या दिया? आज अगर भारत और रूस और यूक्रेन का लड़ाई होता है, युद्ध होता है, तो आप सबने हमने देखा है और रूस और यूक्रेन का भारत के नागरिकों के लिए युद्ध रोक दिया जाता है। ये सम्मान कोई, ये जावेद भाई का सम्मान, बिल्कुल ये सारी चीजें देखी गई हैं, ये सारी चीजें देखी गई हैं। जावेद खान जी काफी हंस रहे हैं। अमेरिका में रेड कारपेट बिकता है मोदी के लिए, तो ये मोदी के लिए नहीं बिकता, 140 करोड़ जनता के लिए बिकता है। और जब प्रधानमंत्री का ठीक है जावेद खान जी हम आपके पास आना चाहेंगे। जावेद खान जी हिंदू विरोधी चेहरे हैं और बाकी जवाब आपने सुने भी हैं, तो पक्षधर किसके हैं? देवेंद्र जी, जो व्यक्ति बहुत डरा हुआ होता है ना, तो वो लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए ना लोगों को भी डराता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करते भैया शांति से सुन लीजिए, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ दूंगा। शांति से सुन लीजिए, जयराम जी ने रोक दीजिए। मैंने नहीं बोला बीच में, ठीक है इन्हें रोक दीजिए, मैंने बीच में। दिनेश अग्रवाल जी जवाब सुन लीजिए। तो वही बात है देवेंद्र जी, जो डरा हुआ व्यक्ति होता है ना, तो लोगों को डराता है अपने पक्ष में करने के लिए। वही भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है। ये कह रहे हैं विशेष वर्ग का वोट चाहिए कांग्रेस को। अरे भैया, देश में कितनी जनसंख्या है उस विशेष वर्ग का? उस विशेष वर्ग का वोट ले भी लेगी कांग्रेस तो सरकार बना लेगी क्या? सोचने वाली बात है। हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर। मतलब आप पक्षधर नहीं है? रूस और यूक्रेन नहीं, पक्षधर नहीं है कांग्रेस, पक्षधर नहीं है मुस्लिम वर्ग का, जैसा कि आरोप लगा रही है बीजेपी। पक्षधर नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस हमेशा से सबके लिए कार्य करिए, सबका सम्मान करिए, सबके लिए कार्य करिए। अरे भैया, ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की, मुस्लिमों के लिए कार्य किया, 70 साल खाली मुस्लिमों के लिए कार्य किया। मतलब नहीं किया अगर कांग्रेस मुस्लिमों के लिए कार्य करती मतलब होती, नहीं किया ना, तो एक मुसलमान आदमी आज पंचर बनाते बैठे रहता क्या? यही लोग तो कहते हैं। मतलब आप लोगों ने मुस्लिमों के लिए काम नहीं किया ना, मतलब यही है ना, पंचर वाला होता है। जावेद खान जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो मुस्लिमों के लिए काम किया होता तो मुस्लिमों लोग आज पंचर नहीं बनाते? आपने काम नहीं किया, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। देखिए, हमने सबके लिए कार्य किया, समान रूप से कार्य किया। तो मुस्लिम वर्ग पंचर क्यों बना रहा है यार? क्या कहती है? नहीं तो मुस्लिम वर्ग पंचर क्यों बना रहा है? जावेद खान जी, हमें एक सवाल का जवाब दे दीजिए। की बात आती है, आपने कहा, देवेंद्र जी सुनिए, नहीं जब वो कार्य आगे हम नहीं सुनेंगे, हमारे बात का जवाब दीजिए, हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए कि आपने कहा कि अगर जो मुस्लिमों के लिए काम किया होता तो मुस्लिम वर्ग आज पंचर नहीं बना रहा होता कांग्रेस ने। इसका मतलब कांग्रेस ने मुस्लिम वर्ग के लिए काम नहीं किया, इसीलिए पंचर बना रहा है, यही मतलब समझे? मैं जवाब दे दूं देवेंद्र जी? मैं आपका सवाल समझ गया। हाँ बताइए। मैं जवाब दे दूं। देखिए, कांग्रेस ने सबके लिए कार्य किया, एसटी के लिए भी कार्य किया, एसटी के लिए भी कार्य किया, दलितों के लिए भी कार्य किया, पिछड़ों के लिए भी कार्य किया, माइनॉरिटी के लिए भी कार्य किया। तो आज माइनॉरिटी पंचर क्यों बना रही है? वोट लेना रहता है तो वो क्या कहती है आप ये देखिए।
तो माइनॉरिटी पंचर क्यों बना रही है? कहती है कि कांग्रेस दलितों के लिए कार्य नहीं करी, कांग्रेस एससी के लिए कार्य नहीं करी, कांग्रेस ओबीसी के लिए कार्य नहीं करी, कांग्रेस मुस्लिमों के लिए कार्य करी, कांग्रेस सबके लिए कार्य करी। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को उजागर करना चाहता था मैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नहीं, अगर जो माइनॉरिटी के लिए काम आपने किया, माइनॉरिटी के लिए आपने काम किया तो पंचर क्यों बना रहा है? जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर किया होता तो पंचर नहीं बना रहा होता, इसका मतलब आप लोगों ने काम नहीं किया। नहीं देवेंद्र जी, मैंने क्या कहा, पूरी बात को सुनिए। हाँ। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों को कहते हैं कि अब्दुल तो पंचर बनाता है, कांग्रेस नहीं कहती, यही कहते हैं। अगर ये कहते हैं कि आप कहते हैं, ये कहते हैं कि आप कह रहे हैं, नहीं, ये तो कहते ही हैं, ये तो कहते ही हैं कि आप सिर्फ बातें करते हैं, मुस्लिमों के वोट ले लेते हैं, उनके लिए काम नहीं करते। ये तो ये भी कहते हैं, ये तो ये भी कहते हैं। और आप भी अभी कह रहे हैं कि अगर जो कांग्रेस ने काम किया होता तो 70 सालों में आज मुस्लिम वर्ग पंचर नहीं बना रहा होता। आप तो आपने कहा है, तो सर ये बताइए, हम आपकी बात पे विश्वास करें कि अगर जो कांग्रेस ने काम किया होता माइनॉरिटी के पक्ष में तो आज माइनॉरिटी के व्यक्ति पंचर नहीं बना रहे होते। देवेंद्र जी, मैंने क्या कहा, कांग्रेस ने सबके लिए कार्य किया है, उसमें माइनॉरिटी भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक माइनॉरिटी को टारगेट करने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है। अच्छा, मैं उनको आईना दिखा रहा हूं। सबकी कांग्रेस ने जावेद खान जी एक बात हमें बताइए, जितनी आबादी उतनी भागीदारी की भी आप लोग बात करते हैं, कांग्रेस के लोग बिल्कुल करते हैं ना, तो देते भी हैं क्या? देते भी हैं। हम तो वही करवाने जा रहे हैं। सरकार हमारी कहाँ करवा रहे हैं सर? कहाँ करवा रहे हैं, जरा हमें बताइए, कहाँ करा रहे हैं? हम जो सर्वे करवाने जा रहे हैं, हाँ। आर्थिक जनगणना जो हम कराने जा रहे हैं, सामाजिक जनगणना जो हम करवाने जा रहे हैं, तो जिसकी जितनी आबादी होगी उसको उसका हक उतना देंगे हम। और छत्तीसगढ़ में हमने वही किया। छत्तीसगढ़ में हमने जो आरक्षण का बिल लेकर के आया, जो राज्यपाल किया, इन्होंने छत्तीसगढ़ में के अनुसार है। छत्तीसगढ़ में आपने अभी तो जो उम्मीदवार उतारे हैं उनमें ही बता दीजिए कितने मुस्लिम हैं, कितने मुस्लिम हैं बताइए जावेद जी, कितने मुस्लिम हैं? छत्तीसगढ़ में मुस्लिमों की आबादी कितनी है? नहीं, आप बराबर की बात कर रहे हैं ना, नहीं आप बराबर की बात कर रहे हैं ना, सबके लिए काम कर रहे हैं। आप बताइए कितनी आबादी है? छत्तीसगढ़ में एक सीट पर भी मुस्लिम नहीं उतारा जा सकता, इतनी कम आबादी है। नहीं, एक सीट पर भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा जा सकता, बस इतनी आबादी है, इतनी कम आबादी है। एक सीट पर भी मुस्लिम नहीं उतारा जा सकता, बस इतनी कम आबादी है। क्या कह रहे हैं आप जावेद साहब, क्या कह रहे हैं? इतनी आबादी है छत्तीसगढ़ में मुस्लिमों की कि एक सीट पर। चलिए हम वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास जाना चाहेंगे जल्दी, अब बिल्कुल भी हमारे पास समय नहीं है। आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व देने की बात कांग्रेस तो कर रही है, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में इतनी भी आबादी नहीं है कि 11 सीटों में से एक सीट मुस्लिम वर्ग को दे दिया जाए? देखिए देवेंद्र जी, निश्चित तौर पर जब बात होती है हिंदू मुस्लिम की तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में कांग्रेस ही आती है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस इस चीज को समझ चुकी है और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस के जो नेता है, बड़े नेता हैं, वो इस विशेष वर्ग के साथ काम तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी और जो इस तरह की गैर पहले थी मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रही है सिर्फ एक विशेष वर्ग को लेकर कांग्रेस तक। और यही वजह है कि आप देखेंगे इस बार के जो चुनाव है, चाहे विधानसभा चुनाव बात करें, चाहे मोहम्मद अकबर को छोड़ दिया जाए क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक भी ऐसा मुस्लिम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं दिया और कांग्रेस ने भी नहीं दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो मुस्लिम नेता है, लेकिन आप देखेंगे वो संगठन में ही वो बहुत ज्यादा तवज्जो उनको दी जाती है। जब चुनाव लड़ाने की बात होती है तो वही मैदान में बहुत कम प्रत्याशियों को उतारते हैं। तो कहीं कहीं लोगों के जनमानस में जो चीजें बसी हुई है, जो बैठी हुई है, उसको राजनीतिक दल के नेता समझ चुके हैं। और यही वजह है कि जिस हिंदूवादी राष्ट्र की जब बात चलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विशेष वर्ग को लेकर जो नाराजगी
दिखती है, जिस तरह के परिदृश्य निर्माण किया जाता है, उसको लेकर कहीं न कहीं जनमानस में जो भावनाएं बैठ गई, उसके कारण ये हो रहा है कि उनको जो प्रतिनिधित्व देने की जब बात आती है, उस पर जो राजनीतिक दल के नेता है वो किनारा करने में लगे हुए हैं। संगठन में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पे देखेंगे, संगठन के बड़े बड़े पदों पर मुस्लिम समाज के नेता है, कांग्रेस में भी हैं, लेकिन जब मैदान में उतारने की बात होती है, पब्लिक के बीच जाने की बात होती है, तो दोनों ही राजनीतिक दल के नेता अब इस चीज से किनारा करने लगे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि वर्तमान में जो स्थिति है, जो परिदृश्य है, उसके साथ ही उनको चलना होगा। जी बिल्कुल, उनके साथ चलना होगा। हाँ, कुछ जावेद जी को कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए, बिल्कुल भी समय नहीं है, अपनी बात रखिए। उसके बाद जी, मैं हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता का सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि कांग्रेस इसलिए मुस्लिमों को आगे नहीं लेकर के आती कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा परसेप्शन बनाई है कि मुस्लिमों को दूर किया जाए। अच्छा। देखिए, मैं पार्टी के अंदर रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं पार्टी और संगठन में रहने वाला व्यक्ति हूं। आज से 5 महीने के बाद में जगदलपुर में नगर निकाय चुनाव होगा, आपको नजर आएगा कि ये व्यक्ति आपको प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस का नजर आएगा। ठीक है, आप कांग्रेस ऐसा नहीं करती है, ये परसेप्शन शुभकामनाएं दे रहे हैं आप बनाया हुआ परसेप्शन जी, अपनी तरफ से न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं दे रहे हैं। दिनेश अग्रवाल जी जल्दी से, ठीक है, जरूर करती है, ठीक है, दिनेश अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए, बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास। निर्भर करेगा कि इस बार पाकिस्तान में पटाखा फूटेगा कि हिंदुस्तान में पटाखा फूटेगा, ये जनता निर्धारित कर चुकी है। और पाकिस्तान में जय श्री राम के नारे लगेंगे और भारत माता की जय के नारे लगेंगे। चलिए, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत लगते हैं। पाकिस्तान, इस देश का भला नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर 7 सीटों पर 7 मई को चुनाव है, यानी कि सत्ते पर सत्ता, और वो सत्ता किसका होगा ये भी कुछ हद तक तय होगा। लेकिन पार्टी के अपने अपने दावे हैं। मत प्रतिशत कम हुआ है मतदान का, जो कि चिंता का विषय है चुनाव आयोग के लिए भी और पार्टियों के लिए भी। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जो विभिन्न मुद्दे हैं वो धीरे धीरे एक दूसरे पर आक्षेप के पीछे छूट जा रहे हैं। जो दोनों पार्टियां हैं एक दूसरे पर आक्षेप कर रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं। तो आगे भविष्य में अगर जो विपक्ष जनता के मुद्दे उठाए तो शायद सत्ता पक्ष को घेर सकता है, अन्यथा अपने ही बनाए जाल में उलझते हुए दुर्गति हो सकती है। फिलहाल आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, सब पर हमारी नजरें बनी रहेंगी, और जैसे ही नई चीजें सामने आएंगी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल 7 मई को घर से निकलिए, मतदान केंद्र तक जाइए और भारी संख्या में मतदान कीजिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।